नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपके सामने अभी CTET, MPTET सिलेक्शन एग्जाम, HTET, PRT और UPTET जैसे एग्जाम सामने हैं। और इन सभी एग्जाम्स के अंतर्गत जो एक कॉमन विषय है वो है पर्यावरण अध्ययन। प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक बेहतरीन और शानदार सीरीज चलाई जा रही है। उसी सीरीज में आज की इस क्लास में हम एक बेहतरीन और शानदार टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित। यानी कि इसमें कौन सी चीज का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त प्रश्न के साथ में। चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो प्रश्न लिए हैं आप लोगों के सामने, ये वो प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। जो पिछले वर्ष की जो TET एग्जाम हुई है, उन TET एग्जाम में इन प्रश्नों से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, तो जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जंतु की बाहर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, इथियोलॉजी, फिजियोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉर्फोलॉजी। यानी कि मॉर्फोलॉजी वह विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जो जीव है उनकी बाह्य आकृति का अध्ययन किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की निम्न शाखाओं में से किसके अंतर्गत किया जाता है? अस्थि मतलब कि एक तरीके से होता है भैया हड्डी। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? सेरेमोलॉजी कहते हैं, जियोलॉजी, ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। तो अस्थियों के अध्ययन को जो बोला जाता है साथियों, याद रखिएगा, वो है ऑस्टियोलॉजी। यानी कि ऑस्टियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीट होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ओंटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। ये विज्ञान की शाखा वाला जो टॉपिक है, इससे 100 in 1% आपको एक प्रश्न आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए पूरी क्लास को देखिए और शुरू से लेके आखिरी तक बने रहिए। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कीटों का अध्ययन। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मधुमक्खियों का पालना कहलाता है। यानी कि मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जहां पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। ठीक, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एपीकल्चर। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप लोगों को पता होगा मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं साथियों? एपीकल्चर कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ऑर्निथोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन होता है? जो ऑर्निथोलॉजी होता है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मछली का, पक्षी का, चमगादड़ का, स्तनधारी का। तो यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पक्षी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, उसे बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जो जीव जंतु जो संक्रमित हो जाते हैं उनके विरुद्ध उनको रोकने का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पैथोलॉजी, हीमोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इम्यूनोलॉजी। ठीक, इम्यूनोलॉजी वो है जो संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन करते हैं। चलिए, अगला है, मछलियां तथा उनसे संबंधित उद्योगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो मछली है और उन मछलियों से संबंधित जो उद्योग होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? मेमोलॉजी, हेल्मिन्थोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी या इक्थियोलॉजी। तो मछलियों से संबंधित अध्ययन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है इक्थियोलॉजी। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मछलियों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं इक्थियोलॉजी। चलिए, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? जो पैलियोंटोलॉजी है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पादप, जीवाश्म, मस्तिष्क, प्राइमेट्स। तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है वो है आपके अंतर्गत जीवाश्म। अब सर, जीवाश्म क्या होता है? तो जो जमीन के अंदर धसे हुए अवशेष होते हैं, किसके अंदर? जमीन के अंदर धसे हुए अवशेष जो होते हैं, इन धसे हुए अवशेष को जो बोला जाता है वो कहा जाता है जीवाश्म। और जीवाश्म की जो पहचान की जाती है वो C14 नामक एक पद्धति होती है जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, उससे पता लगाया जाता है। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9।
रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो रक्त होता है उस रक्त में जो एंटीबॉडी और एंटीजन जो होता है उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सीरोलॉजी, हिस्टोलॉजी। तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को जो कहा जाता है प्यारे साथियों वो याद रखिएगा, सीरोलॉजी कहा जाता है। ठीक, रक्त की यदि हम बात करें ब्लड की, तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, रक्त का जो लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रक्त का प्रेशर जो होता है, यानी कि जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो सामान्य व्यक्ति का कितना होता है? 80 से 120 होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें किया जाता है ये? तो ये किया जाता है बीपी को नापने के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। हिस्टोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? यानी कि हिस्टोलॉजी शब्द का जो संबंध है वो किससे है? ऊतक से, कोशिका से, जीवद्रव्य से, विषाणु से। तो हिस्टोलॉजी का जो संबंध है बच्चों याद रखिएगा वो है ऊतक से। किससे है? ऊतक। सर ऊतक क्या है? तो कोशिकाओं के समूह को। किसके समूह को? कोशिका के समूह को जो बोला जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कोशिका के समूह को बोला जाता है ऊतक। अब कोशिका क्या है? तो जीवन की कार्यात्मक इकाई जो है उसे हम बोलते हैं जीवन की कार्यात्मक इकाई। ठीक, जीवन की कार्यात्मक इकाई जो होती है वो होती है कोशिका। अब कोशिका की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो हर एक व्यक्ति को पता है, इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। कोशिका की जो खोज की गई थी बच्चों वो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और रॉबर्ट हुक के द्वारा ये भी कब की गई थी? 1665 में की गई थी। और मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी खोज की गई थी। मधुमक्खी के छत्ता जो होता है उसके समान इसकी खोज की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना निम्न में से क्या कहलाता है? जो मनुष्य का वातावरण होता है उससे कहीं ना कहीं नस्ल सुधारने को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान, उद्विकास, यूथेनिक्स, यूजेनिक्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूथेनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना निम्न में से क्या कहलाता है? तो यूथेनिक्स कहलाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन निम्न में से क्या कहते हैं? यानी कि जो जंतु होता है उसके आसपास का जो वातावरण होता है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? परजीवी विज्ञान, पारिस्थितिकी, जंतु भूगोल, अनुवांशिकी। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारिस्थितिकी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? यानी कि जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्ध का, महिला का, शिशु का, त्वचा का। तो जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत जिस चीज का अध्ययन किया जाता है वो है वृद्ध। किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्ध का अध्ययन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, जेनेटिक्स में किसके या किसका अध्ययन किया जाता है? जो जेनेटिक्स है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको बताना है। मांसपेशियों का अध्ययन, निंद्रा का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन। तो जेनेटिक्स में जिस चीज का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों वो है अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन। ठीक, अब अनुवांशिकता की बात आई है तो आप लोगों को पता होना चाहिए अनुवांशिकता का जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को कहीं ना कहीं अनुवांशिका का पिता कहा जाता है। और इन्होंने अनुवांशिकी की जो खोज की थी वो किसमें की थी? तो मटर के पौधे में की थी बच्चों। किसके पौधे में? मटर के पौधे में इन्होंने खोज की थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? जो पारिस्थितिकी विज्ञान है इसके अंदर जो इकोलॉजी है इसका संबंध किससे है? तंतु से, चिड़िया से, कोशिका संरचना से, या शारीरिक संरचना और वातावरण से? तो इकोलॉजी का जो संबंध है वो है शारीरिक रचना और वातावरण से। चलिए अगला प्रश्न है रेशम पालन निम्न में से क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रेशम पालन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर। तो रेशम कीट के पालन के अध्ययन को जो बोला जाता है प्यारे साथियों वो बोला जाता है सेरीकल्चर, यानी कि साड़ी वगैरह बनाने के अध्ययन को या रेशम कीट पालन के अध्ययन को बोला जाता है सेरीकल्चर। एपीकल्चर के बारे में आप लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं मधुमक्खी का जो अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, वो एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंदर यदि हम बात करें तो बागवानी का जो अध्ययन है वो किसके अंदर किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। और पीसीकल्चर के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन का जो अध्ययन है बच्चों वो किया जाता है पीसीकल्चर के अंतर्गत। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17।
घाव का अध्ययन निम्न में से क्या कहलाता है? यदि किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है, कट जाता है, तो उसका अध्ययन क्या किसे कहते हैं? ओकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ट्रोमेटोलॉजी, कालोलॉजी। तो घाव का जो अध्ययन कहलाता है बच्चों वो कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। इस क्लास के अंतर्गत वही प्रश्न लिखे लिए गए हैं प्यारे साथियों जो टीएट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? यानी कि न्यूरोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है? आंखों का, निपुल्स का, सीने का, स्नायु तंत्र का। तो बच्चों कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो न्यूरोलॉजी से जिसका अध्ययन किया जाता है वो है स्नायु तंत्र, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र है उसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है न्यूरॉन। क्या कहलाती है? इसकी जो इकाई कहलाती है बच्चों वो कहलाती है न्यूरॉन कहलाती है। चलिए, पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? जो पीडियाट्रिक्स है वो किसके अध्ययन से संबंधित है? हृदय रोग से, शिशु रोग से, नेत्र रोग से, अस्थि रोग से। तो पीडियाट्रिक्स का जो संबंध है बच्चों वो याद रखिएगा वो है शिशु रोग से। किससे संबंधित है? शिशु रोग से संबंधित है। यह भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए, नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जिसमें नलिका नहीं पाई जाती ऐसी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी, इकोलॉजी, यूथेनिक्स, एम्ब्रियोलॉजी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि 20वें का ए नंबर का ऑप्शन एकदम सही और सटीक जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, ओन्कोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? तो ओन्कोलॉजी का अध्ययन स्तनपायी में, पक्षियां, भूमि, कैंसर। तो ओन्कोलॉजी के अंतर्गत जिस चीज का अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे साथियों वो याद रखिएगा, ओन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके सामने कैंसर। ठीक, तो ओन्कोलॉजी के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है वो क्या है? कैंसर है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, वहीं भूमि की यदि हम बात करें तो पेडोलॉजी के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है पेडोलॉजी। ठीक, पेडोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो पेडोलॉजी के अंतर्गत भूमि या फिर मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक, एक होता है पेडोगोजी, वो अलग चीज होती है, यहां पर लॉजी की बात हो रही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, एरेनियोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है? मकड़ों का अध्ययन, मक्खी पालन, माहू का अध्ययन, बरूथी का अध्ययन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मकड़ियों का जो अध्ययन है उसे कहीं ना कहीं हम बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों क्या? एरेनियोलॉजी। क्या कहेंगे? एरेनियोलॉजी कहेंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? जो मोलस्का समुदाय होता है उस मोलस्का समुदाय के अंतर्गत जो जंतुओं का कवच होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पोरोलॉजी, मेलेकोलॉजी, इकोलॉजी या कोन्कोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा कोन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कोन्कोलॉजी। चलिए, उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है निम्न में से क्या कहलाता है? यानी कि उस विज्ञान को जो आनुवंशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है निम्न में से क्या कहलाता है? यूथेनिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, एंड्रोकाइनोलॉजी, यूजेनिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूजेनिक्स कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? यानी कि जो पालतू कुत्ते होते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइनोलॉजी, कार्पोलॉजी, क्रीमेटिसिस्टिक्स या क्रिनियोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ए, यानी कि साइनोलॉजी, जिसके अंदर पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। चलिए, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? लेपिडेटेरियोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी, इक्थियोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, अनुवांशिकी निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि अनुवांशिकी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है या इसका संबंध किससे है? अनुवांशिकता से, श्वसन तंत्र से, पाचन तंत्र से, रक्तचाप से। तो अनुवांशिकी का संबंध जो है बच्चों वो याद रखिएगा वो है अनुवांशिकता से। इसका एकदम सिंपल और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर कि जो चिरोपोडी है ये शरीर के किस भाग से संबंधित है? यकृत से, वृक्क से, फेफड़े से, पैर से। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैर। यानी कि चिरोपोडी का जो संबंध है वो किससे है? पैर से है।
चलिए, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकी लक्षणों तथा उनके वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि एक तरीके से आनुवंशिकी का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? जियोलॉजी, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, जेनेटिक्स। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनेटिक्स। साइटोलॉजी यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कोशिका विज्ञान का अध्ययन जो है वो कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक, बाकी इसके अलावा मैंने आप लोगों को इकोलॉजी का बता ही दिया है। चलिए, मांसपेशियों का अध्ययन किसमें होता है? जो हमारी मांसपेशी है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? मायोलॉजी में, माइकोलॉजी में, मेस्टोलॉजी में, नेफ्रोलॉजी में। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मायोलॉजी में। यानी कि मायोलॉजी है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? मांसपेशियों का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? यानी कि ऊतकों की जो रचना है उसके अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मायोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिस्टोलॉजी। मायोलॉजी के बारे में अभी आपको बता ही दिया है, एनाटॉमी के बारे में बता दिया है, साइटोलॉजी के बारे में बता दिया है, यहां पर बचा हुआ था हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी का संबंध है ऊतक से। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जो मानव की त्वचा है उससे संबंधित अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 32वें का ए, यानी कि डर्मेटोलॉजी। ठीक, तो डर्मेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है। किसका? मानव त्वचा का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि जो कीट वगैरह हैं उनका अन्य जीव जंतुओं के साथ जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, माइकोलॉजी। तो प्यारे साथियों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटोमोलॉजी कहा जाता है। चलिए, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो वंशागति है उनके नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं, अनुवांशिकी, कोशिका विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुवांशिकी। वर्गीकरण की बात आई है तो वर्गीकरण के लिए आप लोगों को जिन व्यक्ति को जानना है वो है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस वो व्यक्ति हैं जिन्हें वर्गीकरण का कहीं ना कहीं पितामह कहा जाता है। आप याद रखिएगा, जो वर्गीकरण का पितामह है वो किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। ठीक, इन्होंने जंतु जगत और पादप जगत में विज्ञान को बांटा है। और वहीं यदि ऐसा कहा जाए कि जो वर्गीकरण है इसके अंदर 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है तो वो आर.एच. व्हिटकर के द्वारा दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जियोग्राफी, जीवाश्म विज्ञान, कार्टोग्राफी, डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है प्यारे साथियों, इसे कहा जाता है डेमोग्राफी। क्या कहा जाता है? डेमोग्राफी कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जनसंख्या जो होती है कोई एक क्षेत्र की नहीं, ये पूरे भारत की जनसंख्या को एक तरीके से मापते हैं और उसके अध्ययन को बोला जाता है डेमोग्राफी। साइटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो साइटोलॉजी का जो संबंध है वो जीवाणु से, कवक से, कोशिका से, पादप से। तो जीवाणु से भी नहीं है, कवक से भी नहीं है, पादप से भी नहीं है। साइटोलॉजी का जो संबंध है प्यारे साथियों वो है कोशिका से। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है, श्वसन की इकाई क्या है? जो व्यक्ति श्वसन यानी कि सांस को अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है, इसकी जो इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ऑस्टियन, एल्वियोली। तो श्वसन की जो इकाई है बच्चों वो याद रखिएगा वो है एल्वियोली। बहुत अच्छा प्रश्न है। श्वसन के दौरान हम करते क्या हैं? तो श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं बच्चों? ग्रहण करते हैं। और वहीं यदि देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो इसकी जो क्रिया होती है उसे श्वसन बोलते हैं। और श्वसन की जो इकाई है वो है एल्वियोली। जो वृक्क की इकाई है उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जो वृक्क की इकाई है वो क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। और तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो कहलाती है न्यूरॉन। चलिए, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो सोचने समझने का काम करता है पूरा, इसके 2 से 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो इनमें सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगेटा, थैलेमस। तो मनुष्य के सबसे बड़े भाग का जो नाम है वो याद रखेगा सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है बी। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? गुर्दा यानी कि आप लोग जानते हैं गुर्दे का मतलब क्या होता है? गुर्दे का मतलब होता है वृक्क।
ठीक। वृक्क को और क्या बोलते हैं? तो वृक्क को और भी बोला जाता है प्यारे बच्चों किडनी। इसकी इकाई क्या है? ऑस्टियन, न्यूरॉन, एल्वियोली, नेफ्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा भाई, थोड़ी देर पहले ही बताया, ऑप्शन नंबर बी, बस इसका नाम दूसरा दे दिया है। चलिए, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित है, जो जीवाणु की वजह से होता है? ठीक, मलेरिया, टीबी, डेंगू, एड्स। तो यहां पर यदि देखा जाए तो इससे पहले वाली जो क्लासेस रही है उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है, जो जीवाणु से संबंधित होने वाले रोग जो हैं वो है, याद रखिएगा आप सभी, इसे एक ट्रिक से बता रहा हूं। पंडित का टीका, बेटी है न्यूरिया। पंडित का टीका, बेटी है न्यूरिया। बेटी है न्यूरिया मतलब क्या हो गया? ये जो सारे के सारे नाम हैं भैया, इनमें कहीं ना कहीं यदि आप देखोगे तो ये सारे के सारे रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक, जैसे डिप्थीरिया हो गया, तपेदिक हो गया, काली खांसी हो गया। ठीक, वहीं यदि देखा जाए तो टीबी हो गया। ये सारे के सारे जो रोग, हैजा हो गया, न्यूमोनिया है, ये सब जीवाणु की वजह से होने वाले रोग है। तो इनमें एक आया है जो कि है टीबी। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। ये आप लोगों को याद रखना है। टीबी का मतलब होता है एक और तपेदिक। ठीक, टीबी को और बोला जाता है क्षय रोग। ठीक, बाकी मलेरिया है, डेंगू है, एड्स, ये किसकी वजह से होने वाले रोग हैं? ये वायरस की वजह से होने वाला रोग है। और एड्स जो है वायरस की वजह से होता है। और कौन से वायरस की वजह से होता है? तो HIV की वजह से होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, वायरस से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए आपके सामने आ गया है, पोलियो, टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा। तो प्यारे साथियों, क्षय रोग तो अभी मैंने बता ही दिया है, यह होता है टीबी। ठीक, दूसरी बात, आपके सामने पंडित का टीका, बेटी हुई न्यूरिया, तो उसमें टी आया तो टी का मतलब होता है टाइफाइड। तो ये भी एक तरीके से जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक, अब ये तो आपके सामने दो तो हो ही गए हैं। एक और अभी थोड़ी देर पहले ही भी बताया था, हैजा, ये भी कहीं ना कहीं जीवाणु से होने वाला रोग है। जब ये सारे तीनों के तीनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं तो बचा कौन सा है? तो बचा है आपके सामने पोलियो। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलियो, जो कि वायरस से होने वाला रोग है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से। तो पेनिसिलिन, जो कि यदि आप लोगों को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, कवक से प्राप्त होता है और पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होता है। और पेनिसिलिन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सबसे पहले पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई। चलिए अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है? जो मलेरिया है वो परजीवी का वाहक कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर, घरेलू मच्छी, टिक या चूहा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, वो हो जाएगा मादा एनोफिलीज मच्छर, जो कि मलेरिया का परजीवी वाहक है। एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस। तो सभी लोग जानते हैं एड्स का जो कारण है वो है HIV वायरस। चलिए, डीएनए का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लियर एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा 46 का ए, यानी कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एकदम सही और सटीक जवाब है। और इसी के साथ यदि आपसे आरएनए का पूछे तो आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की यदि हम बात करें तो इसमें इसकी जो संरचना होती है वो होती है द्विहेलिक्स संरचना। कौन सी होती है? द्विहेलिक्स संरचना होती है। और इसके डीएनए से संबंधित जो आप लोगों से पूछा जाए, द्विहेलिक्स संरचना का जो प्रतिपादन किया वो किसने किया था? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था। चलिए, मेंडल के नियम किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से, विकास से, प्रकाश संश्लेषण से, कोशिका विभाजन से। तो मेंडल के जो नियम है भैया वो याद रखिएगा, वो किससे संबंधित है? आनुवांशिकता से संबंधित है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, क्लोनिंग द्वारा निर्मित प्रथम जंतु कौन सा था? क्लोनिंग क्या होता है? तो कहीं ना कहीं एक जीव की तरह दूसरे जीव की हूबहू संरचना का निर्माण करना कहलाता है क्लोनिंग। तो इससे निर्मित पहला जंतु कौन सा था? डॉली भेड़, स्नूपी कुत्ता, मिस्टी गॉय, टॉमी बिल्ली। तो प्यारे साथियों, क्लोनिंग द्वारा निर्मित प्रथम जंतु जो था वो था डॉली भेड़, जो कि 1996 में बनाया गया था। चलिए अगला है, जिन संशोधित फसल GMO का उदाहरण है। यानी कि जो एक तरीके से आप लोग देखोगे जिनके द्वारा संशोधित करके जो फसल का निर्माण किया गया वो कौन सी है? बीटी कपास, जैविक गेहूं, रासायनिक मक्का, हाइब्रिड चावल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीटी कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, पीसीआर तकनीक का उपयोग किसमें होता है? तो पीसीआर तकनीक का उपयोग डीएनए की प्रकृति बनाने में, प्रोटीन संश्लेषण में,
रोग निदान में, कोशिका विभाजन में। तो मेरे प्यारे साथियों, पीसीआर तकनीक का जो उपयोग होता है वो होता है डीएनए की प्रतिकृति बनाने में होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण की यदि हम बात करें तो प्रोटीन जो होता है इसका निर्माण जो होता है वो किसमें होता है, तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो होता है राइबोसोम में। और राइबोसोम होता है जो होता है इससे कहीं ना कहीं प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्यारे साथियों, ये जो विज्ञान की शाखा थी इससे संबंधित टोटल मैंने इस क्लास में 50 प्रश्न लिए थे, जो कि यहाँ पर होते हैं पूरे। यदि आपने अभी तक क्लास को देखा है और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।